हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया? क्या हाल चाल सर? सब ठीक ठाक। बच्चों, आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, हम सब जानते हैं। आपका जेई का एग्जाम हो, आपका नीट का एग्जाम हो, इवन आपकी क्लास 11th आपके बोर्ड एग्जाम का हो, स्कूल में जो एग्जाम होता है ना, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क एनर्जी पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आओ आज हम वर्क एनर्जी पावर को थोड़ा शिलान्यास करें, थोड़ा समझें। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क, उसके बाद एनर्जी एंड देन पावर। चलो आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क, जो वर्क का जो मीनिंग है वो क्या है। क्या वर्क का जो मीनिंग है, हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो कवर करते हैं, जैसे घर में कोई खाना बना रहे हैं, है ना, हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या ये वर्क हमारा फिजिक्स में वर्क हो पाएगा क्या? तो नहीं, वो वर्क आपका फिजिक्स में नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है कि एक वॉल है, ठीक है, जो एक बच्चा, यानी कि नन्हे मुन्ने एक बच्चा जो है उस वॉल को पुश कर रहा है। बट ये पुश जो है आपका रेस्ट पे है, ठीक है। ये आपका दिन, पूरे दिन ने इस वॉल को पुश किया, बट ये वॉल जो है वही का वही है, वॉल मूव नहीं किया। दैट मीन्स क्या, ये वर्क किया या नहीं किया? अगर देखा जाए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने वर्क कुछ भी नहीं किया, क्योंकि फोर्स तो लगाया बट डिस्प्लेस नहीं हो पाया। इसलिए फिजिक्स में वर्क नहीं हो सकता। तो फिजिक्स में वर्क होने के लिए क्या होता है? तो बच्चों, फिजिक्स में जो वर्क होता है ना, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कंबाइंड इफेक्ट से होता है। अगर फोर्स आप एक्ट कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो वैसे कंडीशंस में आपका वर्क डिफाइंड नहीं होंगे। ठीक है। तो फोर्स जो होते हैं, सॉरी, जो वर्क होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से वर्क क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। यानी कि वर्क यहाँ पे अगर आपको कवर करना है फिजिक्स में, तो फोर्स के साथ साथ वर्क, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क जो है हमारा, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंबाइंड इफेक्ट है। वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, बट फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट इस पेज पे। सबसे पहले वर्क के बारे में जानने की कोशिश किए। वर्क के बारे में बताया जा रहा है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट, याद रखिएगा, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते थे, वेक्टर में, याद होगा आपको, है ना। डॉट प्रोडक्ट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, याद रखिएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। सर चलिए, ये फिजिक्स में हो गया। अब ये जो फोर्स है हमारा बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स हमारा जो टर्म है ना, ये जो फोर्स जो हमारा टर्म है, ये फोर्स हमारा दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। ठीक है ना। एक ऐसी फोर्स जो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर रहा हो, और एक ऐसा फोर्स जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो, है ना। अब सपोज दैट हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को पुश करना स्टार्ट किया बाय फोर्स एफ, और ये जो फोर्स एफ है ना हमारा, वो 2x का फंक्शन है। यानी x का वैल्यू चेंज करोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज होगा। दैट मींस यहाँ पे फोर्स हमारा वेरिएबल हो गया। अगर फोर्स का वैल्यू हमने एक एग्जैक्ट ले लिया 10 न्यूटन, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट फोर्स के थ्रू और वेरिएबल फोर्स के थ्रू, ये दोनों फोर्स के थ्रू आपका वर्क डिफाइंड किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो अब हमने देखा कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है। क्या कुछ और टर्म है जिसके थ्रू हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यस, है मेरे पास। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो वर्क डन होगा ना हमारा, देयर आर मेनली थ्री मेथड्स ऑफ फाइंडिंग वर्क डन बाय अ फोर्स। किसी फोर्स के थ्रू हम तीन मेथड से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, work done by a variable force, work done by the area under displacement force and displacement graph। ठीक है क्या?
यहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट में क्या लिखा, वर्क डन बाय द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये 3 मेथड से हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा जो एम रहेगा वो रहेगा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर हमारा किस पे जाने वाला है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स के थ्रू वर्क। चलिए ठीक है, तो चाहे किसी भी फोर्स के थ्रू वर्क आप कैलकुलेट कर रहे हो, वर्क का ये जो जनरल फॉर्म है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या यही फॉर्मूला होगा ना? यस, यही होगा। अगर वेरिएबल होगा तो वेरिएबल की बात वेरिएबल के केस में करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं, आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट पेज पे। चलिए, तो वर्क की फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स चल रहा है हमारा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स चल रहा है। तो वर्क की फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें मालूम है कि ए डॉट बी का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या हुआ करता था सर, ए का मॉड, बी का मॉड और क्या, कॉस थीटा। ठीक है क्या, तो इससे हमने इस फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया, मॉड ऑफ एस इनटू कॉस थीटा, यानी कि दैट इज एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सही है। यानी थीटा क्या हुआ करता था, ए और बी के बीच की एंगल हुआ करता था। चलिए सही है। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी डायग्राम से चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश की है, वर्क को और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। हमने एक ब्लॉक लिया जिसकी मास m है और इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे हमने फोर्स F एक्ट किया। ठीक है क्या, हमने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे हमने फोर्स एक्ट किया जिसका नाम F दिया। इस फोर्स के थ्रू बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, s, यानी बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गया है। तो बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। हम जानते हैं कि वर्क की जनरल फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है? यस। इस एफ एस कॉस थीटा को क्या एस को हटा करके यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू में एस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमने एस को यहाँ पे कर दिया और एफ कॉस थीटा को हम यहाँ पे कर दिया, यानी एफ कॉस थीटा इंटू एस। यस, हो गया। तो एफ कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो तो कंपोनेंट हो गया ना। देखिएगा, एफ का कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और ये एफ कॉस थीटा किधर आ गया सर, ये एफ कॉस थीटा जो आया वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और ब्लॉक। ये जो एफ कॉस थीटा है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक आ गया। यानी कि वर्क का एक और डिफाइन आप कर सकते हो दूसरे तरीके से कि सर जो वर्क होगा ना, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या बताया, ये क्या हमारा फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आया है। ठीक है, तो फोर्स, ये जो फैक्टर आया फोर्स, ये जो हमारा फैक्टर आया, ये वाला फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर था, फोर्स का कंपोनेंट इधर आया, तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप कवर कर सकते हो। अगर हम पोजीशन को अगेन चेंज कर दें, जहां पे एफ है वहां पे एस कर दें और जहां पे एस है वहां पे एफ कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस कॉस थीटा इनटू में एफ। दैट मींस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किसके तरफ, फोर्स की तरफ। यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट किसके तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ। यानी सिंपल सा मीनिंग है, आप फोर्स को ब्रेक कर दो डिस्प्लेसमेंट की तरफ या फिर डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक कर दो फोर्स की तरफ, इन दोनों केसेस में आपका वर्क आ जाएगा। क्लियर है क्या? यानी कि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स की तरफ हो या फिर फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट की तरफ हो, इन दोनों केसेस पे हम भर भर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाकर के चीजें हमारा आसान हो जाएगा। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं।
इसके बाद हम वर्क का एसआई यूनिट और उसकी जो डायमेंशन होता है वो कैलकुलेट करने की यहाँ पे कोशिश किया है कि एसआई यूनिट जो होगा वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज जूल, और जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर t-2, ml2 t-2। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। क्वेश्चंस क्या है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है क्या, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन 15 केजी ब्लॉक व्हेन इट डिस्प्लेस बाय 10 मीटर। यानी एक ब्लॉक है जिसकी मास 15 केजी है और वो 10 मीटर से डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है क्या। तो आपसे वर्क पूछ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू गिवन हमारा 60 न्यूटन। कितना न्यूटन? 60 न्यूटन। चलिए, और यहाँ पे डायग्राम हम बना लेते हैं, उसमें जब फ्रिक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे म्यू की वैल्यू चाहिए हमें। चलिए, यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है वो 0.1 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रफ सरफेस हुआ, यहाँ पे एक ब्लॉक हुआ जिसकी मास हमारा 15 केजी है। क्लियर है? यस। अब ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया, कहां पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ये 15 केजी का ब्लॉक कितना मीटर से डिस्प्लेस कर गया? सर 10 मीटर से इसने डिस्प्लेस कर गया। यहाँ पे जो म्यू की जो वैल्यू है हमारा, यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है वो हमारा 0.1 है, ठीक। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा एफ, जिसका वैल्यू हमारा 60 न्यूटन, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात कर लेते हैं पहले। तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क की फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक छोटी सी पॉइंट और हमें ऐड करना चाहिए था, इस स्लाइड पे हम ऐड कर देते हैं। चलिए, इस स्लाइड पे हम ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ये पॉइंट ऐड करना चाहते थे, यहां पे हमारे पास थीटा का वैल्यू एफ थीटा, ठीक है। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तब वर्क हमारा हो जाएगा एफ इंटू एस। याद रखिएगा, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो गया तब वर्क हो जाएगा 0। तो वर्क क्या हो जाएगा? अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों, तो वर्क हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो गया तो वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में एफ एस। क्या हो जाएगा? माइनस में एफ एस। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो वर्क हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये टर्म हमें बताना था आपको, जो हमने बता दिया। नेक्स्ट, अपने आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुई है? इस डायरेक्शन में हुई है। फोर्स भी किधर आई है? इस डायरेक्शन में एक्ट हुई है। दैट मींस फोर्स इन वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इज cos थीटा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो रहा है। फोर्स का वैल्यू यहाँ पे 60 है और ये हमारा 10 है, और ये हमारा हो जाएगा cos थीटा 0 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 600 जूल। कितना जूल? 600 जूल, ठीक है। चलिए, फिर क्या पूछा जा रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो किधर होता है? सर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर में होता है और नीचे हमारा mg आता है, राइट? यस। तो m का वैल्यू हमारा 15 और g का वैल्यू 10, यानी कि 150 न्यूटन। कितना न्यूटन? 150 न्यूटन। तो जब बॉडी मूव कर रहा होगा तो इसकी मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा एफ एस मैक्सिमम, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो नाम देते हैं वो होता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1। नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, यानी एन इक्वल टू एम जी, और एम जी का वैल्यू आया 150, यानी कि हमारा हो जाएगा 15 न्यूटन। तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। एफ का वैल्यू कितना आया? 15। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 10 का। और एंगल कितना का? 180 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट इस साइड और फ्रिक्शन हमारा इस साइड, ठीक है। यहां से आ जाएगा फ्रिक्शन इक्वल, फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा,
फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 150 जूल, माइनस में 150 जूल। ठीक है क्या? थर्ड नंबर में क्या पूछा जा रहा है? थर्ड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में और जा रहा है इधर, यानी फोर्स लग रहा है ऊपर और जा रहा है इधर, तो कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में हमें मालूम है कि एंगल पुट करेंगे 90 डिग्री का, तो cos 90 जीरो, और जीरो से जो भी टकराया वो जीरो हो जाएगा। बर्टन बाय नॉर्मल क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम के लिए हमें वर्क पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। बहुत सिंपल है। चलिए, हमें मालूम है कि नीचे क्या लगता है? mg लगता है ना? हमने आप लोगों को बताया है कि अगर mg इधर, तो इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। ओके, सही है। अब देखिएगा, वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चला गया है, यानी कि यहाँ पे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos थीटा। तो यहां से हमारा जो F और S और यहाँ पे जो cos थीटा है, ये थीटा किसके बीच है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारा ये टोटल हो गया ना, फोर्स तो हमारा ये टोटल हुआ, फोर्स तो हमारा ये टोटल हो गया mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा किधर जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ध्यान दीजिएगा, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, दैट मींस ये वाला एंगल जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 डिग्री। और फोर्स का वैल्यू कितना आया? mg sin थीटा इनटू में l। ठीक है क्या? दिस इज योर फाइनल आंसर, mg l sin थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक बार ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप लोग। तू यहीं पे रहा करो, ऊपर भाग जाता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, अभी तक हम क्या किया करते थे? अभी तक हमने किया कि फोर्स को, अभी हमने जो लास्ट डायग्रामेट्रिकली जो क्वेश्चंस था उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने किया कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की तरफ ब्रेक कर दिया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की तरफ ब्रेक कर दे? यस, हो सकता है। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है क्या? चलिए, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी मास हमारा एम है। इस पे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ए फैक्ट किया, ठीक है? तो बॉडी को तो इधर जाना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा कैसे? यहाँ पे तो दीवार आ चुकी है, तो ये क्या करेगा? ये ऊपर भाग गया। ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है क्या? इसकी मास हमारा एम है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा एल का आ गया, ठीक? ये एंगल हमारा थीटा का आ गया। तब पूछा जा रहा है, बताइए फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, बाय द फोर्स, ठीक है? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। बहुत ही सिंपल है। वर्क की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सर, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यस। अब ये थीटा किसके बीच होता है? सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो फोर्स हमारा ये, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये, तो क्लियर हो गया। फोर्स ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, यानी एफ एल कॉस थीटा आ गया। खत्म कहानी करोगे, है ना? इसके अनुसार फोर्स एफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट एल हो गया और कॉस थीटा हो गया।
खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, बट ये भी आंसर सही है। या फिर आप लिखोगे कि वर्क इक्वल टू एस कॉस थीटा इंटू में फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो एस कॉस थीटा यानी कि एस यानी कि जो एल है वो एल कॉस थीटा किधर आएगा, नीचे आ जाएगा। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है ना, और ये हमारा एल आ गया, तो इधर हमारा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, एल कॉस थीटा हो जाएगा कंपोनेंट से, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एल कॉस थीटा इंटू में फोर्स एफ, ये भी आपका सही है। कोई इस मेथड से बनाए या इस मेथड से बनाए, आंसर क्या आएगा, सही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक कर दिया फोर्स की तरफ। आप चाहते तो फोर्स को ब्रेक कर सकते थे डिस्प्लेसमेंट की तरफ, नो इशू। नेक्स्ट, चलो ध्यान देना। यहां पे हमारे पास एक स्फीयर है और इसकी सेंटर होगा कहीं पे, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक है, एक छोटी सी ब्लॉक है यहाँ पे आर रेडियस पे, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, और इस ब्लॉक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया है, ठीक है, जिसके कारण बॉडी कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है, बॉडी यहां पहुंच गया। ये थीटा एंगल हो गया, कितना एंगल हो गया, थीटा एंगल। अब बताइए बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये हुआ है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी हो गया, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, राइट, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। चलिए सही है। कहा क्या रहा है कि फाइंड दी वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स के थ्रू कितना वर्क हो रहा होगा। तो हमें ये एंगल भी मालूम नहीं है, ये एंगल क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, बिल्कुल नहीं। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस होगा आर, यस, ये भी रेडियस क्या होगा, आर हो जाएगा। चलिए, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक कर लिया जाए फोर्स की तरफ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक किया जाएगा फोर्स की तरफ, दैट मीन्स हमें ये देखना होगा कि बॉडी ए से जो बी तक जो डिस्प्लेस हुआ है ना मेरे भाई, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्प्लेस हुआ है वो फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो फोर्स की डायरेक्शन में तो हमारा ये वाला होगा, है ना, फोर्स की डायरेक्शन में तो हमारा ये वाला होगा, ये, और इसका नाम हम देते हैं एस डैश। तो एस डैश जो हो जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी displacement of block is in the direction of force, right, फोर्स के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो क्यों ना ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया जाए एस डैश। चलिए सही है। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, यहां से ये और हमारा ये वाला जो फैक्टर होगा ये हमारा रेडियस आर के इक्वल होगा, ये एंगल हमारा थीटा है। तो बताइए अगर ये आर है तो क्या ये वाला साइड नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलिए बाय कंपोनेंट मेथड लगा लीजिए, है ना, तो ध्यान दीजिएगा।
ये हमारा आर हुआ, ये हमारा क्या हो गया आर, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा आर कोस थीटा आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आर कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। यानी कि हमारा वर्क की जो फॉर्मूला हुआ करता था एस कॉस थीटा इनटू में फोर्स एफ, यानी कि ये क्या था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक अलोंग द फोर्स। तो ये कि ग्रीन वाला जो कलर है, ग्रीन कलर का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो वही तो है, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक along the फोर्स along the फोर्स। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, फोर्स फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और जो फोर्स था वो एफ आ गया हमारा वर्क का फॉर्मूला खत्म। कितना इजी था, है ना। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। हमारा हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट ए से भी, यानी कि ये वाले कलर में हुआ है इस वाले, ठीक है। बट हमने ग्रीन कलर का डिस्प्लेसमेंट से हमने ये शो किया कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स की तरफ आ गया, है ना। इससे हम अगर इस तरीके से करें तो क्या ये फोर्स की डायरेक्शन की तरफ नहीं आ गया, आ गया। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, वो वाला वैल्यू में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स के साथ, हमारा वर्क आ जाएगा। तो इसे निकालने के लिए ये रेडियस को क्या किया कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए, है ना। तो ये हमारा जो फैक्टर है ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया आर कॉस थीटा, तो इसका ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, ये वाला फैक्टर हो जाएगा आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा हमारा ये दोनों पैरेलल लाइन होने के कारण ये वाला ग्रीन कलर और येलो कलर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू ही ये वैल्यू होगा, और एच डैश हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट फोर्स की तरफ, और उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा वर्क आ गया। चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। चलिए यहां पे हमारे पास ये 2 kg का ब्लॉक है, यहां पे हमारे पास ये 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। चलिए फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है, व्हेन 2 kg ब्लॉक डिस्प्लेसेड बाय 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द वर्क डन y tension, find the work done by tension and gravitational force, gravitational force when 2 kg block is displaced by 3 मीटर। चलिए यहाँ पे हमारे पास 1 kg और 2 kg की तो ब्लॉक है ना, और कहता क्या है कि 2 kg जो ब्लॉक है वो 3 मीटर से डिस्प्लेस हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बताइएगा यहाँ पे टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क क्या होगा। तो हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा mg यानी कि 2g, और यहाँ पे mg यानी कि 1g। यहाँ पे टेंशन टी आएगा, यहाँ पे टेंशन टी आएगा। ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया कितने मीटर से, 3 मीटर से। ये 3 मीटर से नीचे आ गया, ये 3 मीटर से किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा ना, यस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले माइंड को रेस्ट पे रखना है, इधर उधर की
जो भूकंप आते रहता है आपके माइंड में, उस सब को आपको रेस्ट कर देना है और सिर्फ अपना फोकस केवल क्वेश्चंस पे करना है। अगर आप अपना ध्यान केवल क्वेश्चंस पे करोगे ना तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, वर्क डन ऑन सेकेंड ब्लॉक ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना एफ एस कॉस थीटा, करेक्ट। एफ का वैल्यू कितना हो गया, एफ यानी कि फोर्स, और फोर्स यानी कि एम जी जो कि 2g के इक्वल आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना का आ गया सर, 3 का आ गया। और एंगल कितना आ गया, देखिएगा ध्यान से, इसके लिए ग्रेविटी भी नीचे, फोर्स भी नीचे और जा भी नीचे रहा है तो एंगल तो 0 डिग्री हो गया। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, जी का वैल्यू 10 यानी कि 60 जूल, कितना जूल, 60 जूल। ठीक है क्या, वर्क डन 1 ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फर्स्ट ब्लॉक पे ग्रेविटी के कारण कितना वर्क आ जाएगा, तो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन फॉर्मूला वही, तो फोर्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1g और डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 का, और एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमारा 180 का बनेगा। क्यों बनेगा 180 का, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो एंगल 180 का। तो यहाँ पे हो जाएगा जी, माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस में 3 इंटू जी का वैल्यू 10 यानी कि माइनस में 30 जूल। क्लियर है, माइनस में 30 जूल। अभी हमारा चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, अभी केवल वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाले हैं। हमें वर्क डन बाय क्या चाहिए था, टेंशन चाहिए था। तो टेंशन चाहिए था तो टेंशन का तो वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ओके, और एक ही स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू चेंज नहीं होता। सो एक जगह का टेंशन ही दूसरी जगह का टेंशन हो जाएगा ना। यस, तो टेंशन को निकालने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म में जो मेथड होता है वो होता है कि 2m1 m2 और बाई में m1 प्लस m2 कर लीजिए। ठीक है, इंटू में जी कर लीजिए। ये हमारा क्या होता है, टेंशन। तो 2m1 यानी कि एक 1 है और दूसरा 2 का है, एक 1 का है और दो सेकेंड वाला ब्लॉक 2 kg का है। तो यहाँ पे नीचे में 3 हो जाएगा और यहाँ पे g यानी कि 4/3 इंटू में जी, ये हमारा टेंशन आएगा। अगर यकीन नहीं आए तो आप अपना कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो टेंशन को। वो कैसे सर, तो ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है कि एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है तो एक्सीलरेशन वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऊपर वाले को नेगेटिव कर लीजिए। तो नीचे हमारा 2g आ जाएगा, ऊपर में टेंशन तो t, मास हमारा यहाँ पे 2 और एक्सीलरेशन a, करेक्ट। और इसकी बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनेगा, ये ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर वाला का फोर्स को पॉजिटिव t और नीचे वाले को नेगेटिव, तो 1g इक्वल टू 1 इंटू a। टेंशन उड़ जाएगा, 2g में से 1g जाएगा तो 1g बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3a, a का वैल्यू हो जाएगा g/3। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, g/3। एक्सीलरेशन निकालने के लिए तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एक्सीलरेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने बताया था कि डिफरेंस ऑफ वेट बाय टोटल मास, यानी कि m2g माइनस में m1g और बाय में टोटल मास m1 प्लस m2, ये तो हमने बता रखा था, है ना। a इक्वल टू m2g और m2g कितना है हमारा 2g और वो वाला कितना है g और टोटल मास कितना है 3, है ना। तो 2g माइनस में g क्या हो जाएगा, g/3 आ जाएगा। ये हमारा एक्सीलरेशन, ये तो हम पहले से जानते आ रहे हैं, है ना। इस मेथड से बना सकते हो या फिर इससे भी बना सकते हो। चलिए, ये हमारा एक्सीलरेशन आया और एक्सीलरेशन कहाँ पुट कर देना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, कहीं भी पुट कर लेते हैं, हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो t इक्वल टू 1g उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस में g, a का वैल्यू कितना आया हुआ है g/3 प्लस में g, इसे हम सोल्व करेंगे तो 4/3 इंटू में g आ जाएगा। इतना न्यूटन का आ गया टेंशन। अब हमें वर्क चाहिए टेंशन के थ्रू, तो पहले हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय 1 ड्यू टू टेंशन t, तो 1, ठीक है। तो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारा कितना का आ गया, फोर्स हमारा आ गया 4/3 इंटू जी का, है ना।
क्योंकि टेंशन और टेंशन यानी कि 4/3 इंटू जी फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर जा रहा है 10 मीटर 3 और कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री। रीजन ऊपर जा रहे हो ना तो टेंशन ऊपर, ये बॉडी जा भी किधर रहा है ऊपर, तो एंगल 0 डिग्री। अब cos 0 का वैल्यू 1 और 3 से 3 उड़ा दीजिए तो आ गया 4g यानी कि 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 जूल। कौन सा जूल 40 जूल। बर्टन बाय 2 ड्यू टू टेंशन T। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। किधर जा रहा है नीचे, टेंशन किधर लग रहा है ऊपर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्स यानी कि 4/3 इंटू में जी, डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 और एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 3 से 3 उड़ जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, 4 इंटू जी क्या हो जाएगा 40 जूल और cos 180 यानी कि -40 जूल। यानी यहाँ पे देखा कि वर्क के कारण जो वैल्यू आ रहा है वर्क का, सॉरी टेंशन के थ्रू जो वर्क की जो वैल्यू आ रहा है, टेंशन फोर्स के थ्रू जो वर्क की जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल और अपोजिट नेचर में आ रहा है। वो आना भी चाहिए था क्योंकि टेंशन है ना, उसको मास से क्या मतलब, उसको ग्रेविटी वाले फोर्स से क्या मतलब। टेंशन तो केवल देखिएगा कितना ऊपर कितना नीचे जा रहे हो बस। तो टेंशन के द्वारा यहाँ पे 40 जूल, यहाँ पे हमारे पास -40 जूल। यहाँ पे लिख सकती हो कि जो नेट वर्क आया हमारे पास, नेट वर्क डन जो हो गया ना, नेट वर्क डन बाय जो टेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। नेट वर्क डन बाय टेंशन क्या हो गया 0 हो गया। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चलिए एक नजर देख लीजिए आप लोग कौन सा क्वेश्चन था। चलिए ये था, एक नजर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। इस पे क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास था। क्या क्वेश्चन हम लिख दे क्या, चलिए हम हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे पास है, ये बुक हम डीसी पांडे का यूज कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन था। यहां भी मास हमारा सेम है 2 kg और यहां पे हमारा 1 kg का। ठीक है क्या, चलिए two unequal masses जो 1 kg and 2 kg are attached at two ends of an inextensible string passing over a smooth pulley as shown in the figure। inextensible string है और पुली हमारा स्मूथ है, चलिए सही है। इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है क्या, हम यहां पे लिख देते हैं इफ द सिस्टम इज रिलीज, if the system is released from rest comma find the work done by a string यानी कि टेंशन, ठीक है क्या, टेंशन ऑन बोथ the blocks, both the blocks in 1 second, ठीक है क्या। 1 सेकंड में आपसे वर्क पूछा जा रहा है, यानी कि जब इस सिस्टम को हम रिलीज करेंगे तो 1 सेकंड के बाद कितना नीचे जाएगा, है ना। जितना भी नीचे जाएगा उससे आप कैलकुलेट करना है वर्क ड्यू टू टेंशन। आई होप आपसे एक क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। जब क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट नहीं होगा या फिर हो भी जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे, ठीक है क्या। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन भी गिवन है आपको वेक्टर फॉर्म में, तब आपसे वर्क पूछा जा रहा है, ठीक है क्या। चलिए, अ फोर्स इफ वेक्टर फॉर्म में 2i कैप 3j कैप प्लस में 4k कैप इतना न्यूटन acts on a body due to which body displays from position A RA 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप टू पोजीशन B यानी कि RB हमारा माइनस 2i प्लस 2j प्लस में 0k इतना मीटर, ये भी आपका मीटर में, ठीक है। देन फाइंड द वर्क डन by the force बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हमें फोर्स गिवन है वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस 3j प्लस 4k किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है जिसके कारण बॉडी डिस्प्लेस हो जाता है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो बताइए वर्क क्या होगा। चलिए आगे आते हैं। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। चलिए फोर्स का वैल्यू क्या आया है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप ये, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपको मालूम है ना कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना भाई, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है चेंज इन पोजीशन यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो, चलिए यहीं पे हम लिख लेते हैं कि जो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा चेंज इन पोजीशन यानी कि S इक्वल टू फाइनल पोजीशन B माइनस में RA, ठीक है। फाइनल पोजीशन B कितना आया हुआ है माइनस में 2i प्लस में 2j प्लस में 0k, ये हमारा फाइनल है। इनिशियल कितना हमारा 2i माइनस में 3j प्लस में 2k, ठीक है। चलिए माइनस में 2i प्लस में 2j 0 के तो उड़ गया माइनस 2i हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3j और माइनस में 2k हो जाएगा। क्लियर है। तो माइनस 2i माइनस में 4i तो माइनस में 4i 2j और 3j 5j और माइनस में 2k, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये हमारा क्या क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस में 4i प्लस में 5j माइनस में 2k कैप। हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट में i को y के साथ यानी कि सेम नेचर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है ना। तो i को y के साथ तो 2 और 4 2 4 जा 8 और माइनस है तो माइनस 8, फिर j को j के साथ 3 और 5 3 जा 15 4 और माइनस 2 यानी कि माइनस आ जाएगा और 4 2 जा 8 यानी कि यहां से आ जाएगा -8 -16 प्लस में 15
यानी कि माइनस में 1 जूल का वर्क होगा। यानी कि यहाँ पे आपने देखा डिफरेंट तरीका से हमने वर्क निकाला। पहले नॉर्मल डायग्राम दिया हुआ था, फिर हमने देखा पुली और स्ट्रिंग ब्लॉक के बीच में हमने वर्क निकाला, फिर हमने वेक्टर फॉर्म में जब फोर्स और पोजीशंस गिवन रहेगा तब भी हमने वर्क निकाल दिया। अभी तक जो भी हमने वर्क निकाला है मेरे भाई, वो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स था। ठीक है क्या? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अभी वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। ठीक है क्या? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ओके, तो अभी तक हम बस इतना ही कवर करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। और आपको केवल ये कवर नहीं करना है, आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते चलना है। ठीक है क्या? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और वहां पे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ओके, तो ठीक है, आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।